नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले हम राजौरी की तरफ चलेंगे और राजौरी से जो खबर है उससे आपको रूबरू करवाएं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी की सुरनकोट इकाई का कुंभा बिखर गया है। और इसी के साथ जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि पार्टी छोड़ चुके मुश्ताक बुखारी के समर्थकों ने भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पंच और सरपंचों व अन्य कार्यकर्ताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया है, जिसके बाद पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां नजर आ रहा है। मुश्ताक बुखारी के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद ही उनके समर्थकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इस बीच पंच और सरपंचों के साथ साथ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिया है। अब इसके बाद आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ नीतियां रहेंगी और किस तरीके से सुरनकोट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपना कुंभा बढ़ाने के लिए जो काम है वो करेगी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये जो झटका लगा है, इसके बाद से क्या कोई अभी तक इसको लेकर मीटिंग बिठाई गई, किसी तरीके की कोई वार्तालाप करने की कोशिश की गई हो कार्यकर्ताओं के साथ? क्योंकि एक बड़ी संख्या से ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे पंच सरपंच हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है पार्टी को लेकर सुरनकोट इकाई में, और उन्होंने अगर पार्टी से किनारा कर लिया है तो इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कदम उठा सकती है आने वाले समय में, और अगर नहीं उठाए जाते हैं तो इससे पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सुरनकोट से सामने आ रही हैं, क्योंकि पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और पार्टी छोड़ चुके मुश्ताक बुखारी के समर्थकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक यहां पर जुड़ चुके हैं। तो जमशीद से जाते हैं। जमशीद, पहले जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या में पंच सरपंच और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है, जिस बीच काफी बड़ा झटका जो है वो पार्टी को लगा है। तो अब पार्टी को आगे की नीतियां किस तरीके से बनानी है और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? क्योंकि अभी अगर इस समय कोई कदम नहीं उठाया गया तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले हम कदम की अगर बात करें तो कदम बड़ा जो उठाया था वो भाजपा ने उठाया था, जब पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात कही थी, जिसके बाद खिता पीर पंचाल की सियासत पूरी तरह हिल कर रह गई थी। उसी सियासत का एक ये बड़ा पहलू था जहां अल्ताफ मुश्ताक बुखारी ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद लगातार सुरनकोट से लोगों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां 2 दिन पहले ही 30 से 35 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनमें सरपंच पंच भी थे, उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया था। और आज भी सुरनकोट के अंदर 30 से 35 ऐसे लोग हैं जिनमें सरपंच पंच भी हैं, उन्होंने आज पार्टी को खैरबाद कह दिया। क्योंकि मुश्ताक बुखारी के पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जो लोग उनके पहाड़ी का एसटी का दर्जा देंगे वो उनके साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने किसी प्रचारक ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो भाजपा पे जाएंगे। अगर भाजपा की तरफ से ये आश्वासन जिस तरह दिया था लोगों को कि वो पहाड़ी लोगों को इस बार एसटी का दर्जा देंगे, अगर एसटी का दर्जा पहाड़ियों को देता है तो बड़ी संख्या में लोग राजौरी पुंछ से भाजपा में शामिल होंगे, जिसका ये पहलू हम ये कह सकते हैं कि मुश्ताक बुखारी के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को धचके पे धचके लग रहे हैं। और सुरनकोट से लगातार तकरीबन 60 के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें सरपंच पंच और पुराने सीनियर लीडर भी हैं जो पार्टी को लगातार छोड़ रहे हैं। और अब इन पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरह राजौरी पुंछ में कई सालों से पहाड़ी और गुजरों को लेकर एक सियासत की जाती थी, उस पर भाजपा ने इस बार जो गेम खेली, भाजपा ने इस बार पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की बात की, और जिसके बाद राजौरी पुंछ की सियासत में पूरी तरह बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां कई लोग पहाड़ी पार्टी को छोड़कर खैरबाद कहते जा रहे हैं। जी बिल्कुल जमशीद, एक सवाल जो महत्वपूर्ण यहां पर यह रहेगा कि जिस तरीके से समर्थक और कार्यकर्ता जो पार्टी है वो छोड़ते जा रहे हैं, उस बीच बहुत बड़े नेता भी ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच क्या कोई एक अहम बैठक होनी चाहिए जिसको लेकर जो पार्टी की पॉलिसीज है उनको वापस से फ्रेम करने की जरूरत है, उस पर वापस से विचार विमर्श करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है इस चीज का फायदा ना उठा सके। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एसटी के लिए बात की जा रही है और जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए बात की जा रही है। बिल्कुल, पार्टियों के पास जो खास करके मैं जिस तरह पहले भी बताया कि राजौरी पुंछ एक ऐसा खिता है जहां
कई अरसों से एक सियासत की जाती है, पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। इस पे कई बार इलेक्शन में ये खास मुद्दा रहता था हर बार, मगर इस बार इलेक्शन से पहले ही भाजपा ने जिस तरह ये कहा कि इस बार इलेक्शन से पहले ही पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, उससे पूरी सियासत जो खिता पीर पंचाल की चेंज होती नजर आ रही है। अब बाकी पार्टियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, आगे खाई पीछे कुआं वाली बात बन चुकी है कि वो किस तरफ जाएं, पहाड़ियों की बात करें, गुर्जरों की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, क्योंकि इस बार जो एसटी पहाड़ी बीजेपी की तरफ से जो भाजपा की तरफ से सीट रिजर्व की गई, उस पर कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा ने उन लोगों ने गुजर बकरवालों को उनका हक दिया, इसी तरह पहाड़ियों को भी हक दिया जाएगा। बाकी पार्टियों के पास अब वो मुद्दे नहीं रहे कि खास करके पहाड़ी गुजर की, जिसपे यहां सियासत हमेशा की जाती थी, हर बार इलेक्शन में राजौरी पुंछ में ये बड़ा मुद्दा रहता था। इस बार इस मुद्दे को भाजपा ने पूरी तरह कवर कर लिया और बाकी पार्टियों के पास आपको रास्ता देखने को नहीं मिल रहा। आप बाकी पार्टियां इसको सिर्फ बाहर से ही खड़े होकर देख रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये दोनों गुज्जर और पहाड़ियों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। अब थोड़े दिनों बाद अगर भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाता है तो बड़ी संख्या में तमाम सियासी पार्टियों के जो पहाड़ी लीडर हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हमारे सोर्सेज से कई लीडरों से हमारी बात भी हुई तो उनका भी कैमरे के बिना ये कहना जरूर था कि अगर एसटी का दर्जा देती है भाजपा तो वो भी भाजपा की तरफ रुख कर सकते हैं। ये एक बड़ा कदम था जो भाजपा ने इस बार खिता पीर पंचाल में खेला हुआ है, जिसके बाद राजौरी पुंछ की सियासत पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। पलवी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें खबर को लेकर तो चलिए अब लखनपुर की तरफ चलते हैं और लखनपुर से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रवेश द्वार लखनपुर में फिर बवाल का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लखनपुर बाईपास मार्ग बंद करने पर लोगों का यहां पर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो गुस्से में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। टोल प्लाजा प्रबंधक को फायदा पहुंचाने के आरोप यहां लगाए जा रहे हैं और पूरे खेल में कई नेताओं की भी मिली भगत यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद से लोगों का जो रोष है वो भड़कता जा रहा है और लोग अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। टोल प्लाजा प्रबंधक पर फायदा पहुंचाने का आरोप यहां लगाया जा रहा है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली भी इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कि शामिल हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मामले को लेकर, जिसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लखनपुर बाईपास मार्ग को बंद कर लोग जो है प्रदर्शन करते हुए वहां नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो टोल प्लाजा लगाए गए हैं इससे जो टोल प्लाजा प्रबंधक है उसे फायदा पहुंच रहा है। और इस बीच बहुत से ऐसे पॉलिटिकल नेता भी है जिनका नाम इसमें लिया जा रहा है, जो कि इस पूरे विवाद को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसके बाद से अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और लोग जो है प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो गए हैं। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि ये जो पूरा मामला है ये आखिरकार क्या कुछ है और अब जो है नेताओं पर भी इस पर उंगलियां उठाई जा रही है कि जो नेता है वो भी इस पूरी मिलीभगत में शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पूरा विवाद था ये शुरू कहां से हुआ? बिल्कुल पल्लवी, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर के प्रदेश के प्रवेश द्वार लखनपुर में यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल प्लाजा लगाया गया था। तब कई नेताओं ने यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया था और ये डिमांड की थी कि यहाँ पर टोल प्लाजा ना लगाया जाए। लेकिन उसके बाद जब टोल प्लाजा संघर्ष समिति का यहाँ पर गठन हुआ, काफी ज्यादा ये रोष प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज तक यहाँ पर करना पड़ा पुलिस को। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग था जो टोल प्लाजा को बाईपास करता था। हम लोग उसी मार्ग पर खड़े हैं। मैं सहयोगी को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। ये वही मार्ग है जो टोल प्लाजा को बाईपास करता है और यहाँ पर आसपास के दर्जनों गांव को ये रास्ता जोड़ता है। लेकिन बीती रात को यहाँ पर अवरोधक लगा दिया गया है। अवरोधक पहले भी यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर नेताओं ने हटाया आकर और ये कहा गया कि JK-08 गाड़ियों को लखनपुर टोल प्लाजा में छूट दी जाए, जिसके बाद ये अवरोधक लगाया जाएगा। लेकिन अब ये देखा गया रातों रात फिर से यहाँ पर अवरोधक लगा दिया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कारीगर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। पूरे अवरोधों को बेल्डिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है और पूरा विवाद जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने ये भी देखा कि टोल प्लाजा प्रबंधन की ओर से ये आरोप भी लगाए गए कि जिन लोगों ने रोष प्रदर्शन किए उन लोगों को यहाँ पर पासिस जारी कर दिए गए। हर माह यहाँ पर पासिस जारी कर दिए जाते थे। करीब 700 से 1000 तक पास जो है यहाँ पर आसपास के जो नेता हैं उनको जारी किया जाता था। तो कुल मिलाकर ये देखें कि आम लोग यहाँ पर रोष प्रदर्शन करते रहे। आम लोग ये डिमांड करते रहे कि JK-08 यानी कि कठुआ पंजीकृत गाड़ियों को यहाँ पर छूट दी जाए। लेकिन नेता अपने चहेतों के लिए यहाँ से
पासिस लेते रहे और उन हितों को पास देकर अपनी जो है वो वाहवाही लूटते रहे, लेकिन आम लोगों को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ा। ये टोल प्लाजा के जो बाईपास वैकल्पिक मार्ग है, ये लगभग 1 महीने की अगर बात करूं तो ये बिल्कुल खुला हुआ था, कोई भी गाड़ी यहां से आ जा सकती थी, जिसका सीधा सीधा नुकसान जो है टोल प्रबंधन को उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि रातों रात नगर कमेटी लखनपुर ने एक बार फिर से यहां पर अवरोधक लगा दिया। किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ये जनता भली भांति जानती है। और आसपास के जो दर्जन गांव के लोग हैं वो रोष कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज के लोग जो हैं अपनी खेती बाड़ी का सामान जो है वो लेकर आते जाते हैं। अब अवरोधक लगाने से अब ये लोग टोल प्लाजा से होकर जाएंगे, यानी कि भारी भरकम रकम चुकाकर टोल प्लाजा से गुजरकर इन लोगों को जाना पड़ेगा। ऐसे में लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस प्रकार से लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अवरोधक को हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से रातों रात यहां पर अवरोधक लगा दिए गए हैं और साफ साफ दिख रहा है कि किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये अवरोधक जो है रातों रात यहां पर लगा दिए गए। बिल्कुल सरबजीत, एक आपसे सवाल ये जानना चाहूंगी कि जब टोल प्लाजा की शुरुआत की गई थी तो उसमें कुछ इस तरीके के पैरामीटर्स रखे गए थे कि जो लोग कठुआ के रहने वाले हैं, इतने किलोमीटर तक के दायरे में जो भी लोग रहते हैं उन्हें टोल प्लाजा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी लोग सड़कों पर आए, लोगों का ये कहना था कि जो टोल प्लाजा है वो उनसे वसूला जा रहा है। तो क्या अभी तक इस पूरे जितना भी विवाद हो रहा है इसको लेकर कोई भी कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई, कोई कमेटी नहीं बिठाएगी जो कि टोल प्लाजा के काम को देख सके, उनको आगे मॉनिटर कर सके? पल्लवी, टोल प्लाजा अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि JK08 यानी कि कठुआ नंबर की गाड़ियों को छूट दी जा सके। लेकिन हमने सांबा में देखा कि सांबा में छंडीखुई टोल प्लाजा पर JK21 यानी कि सांबा की पंजीकृत जो गाड़ियां हैं उनको वहां पर छूट दी जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 किलोमीटर दायरे के लोग यहां पर 285 रुपए मासिक पास यहां से हासिल कर सकते हैं। ऐसे में उनको छूट नहीं दी जाएगी। 285 रुपए हर महीने यहां पर आप आकर पैसे चुकाएं और यहां से आप जो है पासिस ले सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल प्लाजा से पहले जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट का टोल प्लाजा यहां पर होता था। विवाद तब भी होते थे, उस विवाद का समाधान एक ही निकला कि JK08 यानी कि कठुआ पंजीकृत गाड़ियों को यहां से छूट दी गई और यहां पर छूट देने के बाद सब कुछ स्मूथली यहां पर वर्क करने लगा। लेकिन जब से नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा लगा है तब से यहां पर विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि रातों रात आक्रोश जो युवाओं का बढ़ता गया और यहां पर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ भी की गई। अब ये देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर कि जिन लोगों को लोगों ने जिम्मेवारी दी थी कि आप लोग आगे होकर लड़ाई लड़ें कि JK08 यानी कि कठुआ पंजीकृत गाड़ियों को छूट दी जा सके, उन लोगों ने कठुआ के लोगों के हितों का सौदा कर खुद पासिस ले लिए। खुद बात करें तो 100 की संख्या में पासिस यहां पर हर माह यहां पर इशू करते रहे। कुल मिलाकर ये देखें कि हितों का सौदा कर खुद पासिस ले लिए और लोगों को फिर से छोड़ दिया यहां पर भारी भरकम टोल जो है वो चुकाने के लिए। और अब इस अवरोधक को लगाकर जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया नगर कमेटी लखनपुर ने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सरबजीत, और तमाम जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आइए आप डोडा की तरफ चलते हैं और डोडा के बारे में बात करेंगे। डोडा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो वहां से मामला है वो निकल कर आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लोग दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। डोडा के कुल्हांड पंचायत के 20 से 25 परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद भी योजना का लाभ अभी तक इन परिवार के सदस्यों को नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर जो पंचायत है वो भी अब इन सदस्यों के लिए खड़ी हो चुकी है और समर्थन कर रही है। उनका साफ कहना है कि अगर योजना का शुरुआत की गई थी और योजना के लिए जो लोग हैं जिनको जरूरत है इस योजना की, उनको अभी तक इसको लेकर कहीं पर भी जो लाभ है वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और करीबन 20 से 25 ऐसे परिवार हैं जो कि दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना होने का हवाला कभी दिया जाता है, कभी किसी और फॉर्मेलिटी का हवाला दिया जाता है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी क्या कुछ है तो उनसे जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू यहां पर जुड़ चुके हैं, तो वसीम से जानते हैं। वसीम, पहले जानना चाहेंगे कि अब देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला डोडा से निकल कर आया है, पंच और सरपंच भी इसके समर्थन के लिए सामने आ चुके हैं, तो क्या पूरा मामला है और पंच और सरपंचों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए पहले बताना चाहूंगा, डोडा हेडक्वार्टर से ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर का इलाका पड़ता है जी। बांसवाल मोचीपुरा का इलाका है, सबसे गरीब तबका है वहां पे ये, और ज्यादा घर नहीं है, लगभग 20 से 25 घर होंगे जो बहुत गरीब हैं और जो डिजर्व करते हैं ये चीज। और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से जिस तरह से मकान आए थे हर इलाके के अंदर, और इस इलाके के अंदर भी आए थे, मगर इन लोगों को अभी तक नहीं मकान दिए गए हैं। और गुलिस्तान न्यूज चैनल ने लगभग 1.5 से 2 साल पहले इस इलाके में जाके ग्राउंड जीरो से पूरी सिचुएशन दिखाई, इस इलाके की किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, काफी दिनों से बारिश का सिलसिला जिस तरह से जारी है, इन लोगों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरा देखने को मिलता है। और जिस तरह से कल भी हमारे पास आए, इनका यही कहना है कि अभी तक हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान नहीं मिले, और एक एक फैमिली में 8-8, 10-10 लोग हैं, एक ही कमरे में ये लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ब्लॉक उद्यानपुर पड़ता है और इनकी पंचायत जो है कुल्हान इलाके में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुंदा के सरपंच हैं, भरत के सरपंच हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला है और क्या ये बताना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इलाका एक बहुत गरीब इलाका है, क्या बताना चाहोगे, अभी तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान नहीं मिला है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आप पहले भी वहाँ उस इलाके में आपने दौरा किया था, आपने उनकी हालत देखी थी। आप जानते हैं कि ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, इस इलाके में बहुत सारी पंचायतों में जुड़े रहते हैं, मगर यहाँ ये ज्यादा तादाद में है, 20-25 घर रहेंगे नाले के वार पार, मगर ये बहुत गरीब हैं, गरीब तबका, पिछड़ा हुआ तबका है। इनको जरूरत है आवास प्लस की, जैसे कि गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली है कि आवास प्लस उन्हीं लोगों को पहले दिया जाए जो बहुत ज्यादा नीड करते हैं, ज्यादा। पहले भी इस इश्यू को लेकर हमने बातचीत की थी, एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज पहुंचाई थी, क्यों नहीं इन लोगों को अभी तक मकान नहीं मिले हैं? या आपकी जो मीटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती, कभी इस इश्यू को आपने सामने नहीं लाया? बहुत बार इनके साथ बात की, लेकिन वहाँ असल में कैटेगरी है, वहाँ SC ST, इनकी कोई कैटेगरी नहीं। हालांकि ये उनसे भी पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब तबका है, मोची तबका है ये हमारे इस ब्लॉक में सारी पंचायतों में 5-5, 10 घर रहते हैं, मगर यहाँ 20-25 घर रहते हैं। बहुत गरीब इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है, ये हम भी नहीं समझ सकते हैं अभी तक। बहुत बार उनको हमने गुजारिश की, बड़ी बड़ी मीटिंगों में किया, और ऐसे भी मीटिंग हुई, हमें इंडिविजुअल भी वहां भी बात की, फोरम पे मीटिंग हुई, वहां भी बात की, लेकिन अभी तक इस तरफ तरजीह नहीं दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ के हुकाम से भी और हुकाम बाला से भी, LG साहब से भी, या इनके जो ये हैं डायरेक्टर साहब हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा पर्सनली इन पर पहन लेके इनको मकान दिए जाएं, ताकि ये लोग कहीं इस जो पिछले दिनों में बारिश हुई, अगर ये थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, सभी मकानों के नीचे आ जाते। बिल्कुल, देखा आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से वहाँ पे हालत बनी हुई है, और एक गरीब तबका है, लगभग ज्यादा घर नहीं है, 20 से 25 घर हैं, उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान नहीं मिले। और इन लोगों से जब हमने कुछ दिनों पहले बात की, उनका यही कहना था कि उन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं जिन लोगों को ऑलरेडी मकान बने हुए हैं और अच्छी फैमिली से हैं, उन लोगों को मकान दिए जा रहे हैं। उन लोगों का स्टेटमेंट है जिन लोगों की डिमांड है हमें मकान दिए जाएं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंचेगी, और जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया कि हम उम्मीद करेंगे आगे जो मीटिंग होगी हम फिर से इस इशू को उठाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी आगा हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब डोडा के बाद पटन की तरफ रुख करते हैं। पटन से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बच्चों को स्कूल जाने में जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। पटन में स्कूल खुलने के दूसरे ही दिन सड़क पर बच्चे दर-बदर होते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिकोलबल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का रास्ता बंद होने की वजह से बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, और रास्ते के विवाद को लेकर अभी तक इसको लेकर कोई भी मसला जो है वो सुलझाया नहीं गया है, जिसको लेकर बच्चों का यहां से वहां दर-बदर होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, और इसको लेकर आज तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर लोग अब सीधा तरीके से गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब स्कूल बंद थे तब इस पूरे मसले को सुलझाया नहीं गया, और अब जब स्कूल खुले हैं बच्चों को दर-बदर होना पड़ रहा है। सड़क बंद होने की वजह से रास्ते के विवाद के चलते बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना भी मुहाल हो चुका है, और जिसकी वजह से बच्चों के जो अभिभावक है उनका साफ कहना है कि शिक्षा प्रणाली किस तरीके से काम कर रही है, शिक्षा विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों का मसला अभी तक सुलझाया नहीं गया। बीच में कोरोना के चलते स्कूल बंद रहे, लेकिन अब जब स्कूल खुले हैं, बच्चे वापस स्कूलों की तरफ रुख करने लगे हैं, तो
ये विवाद फिर उजागर हो गया है। तो अभी तक इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राही निसार यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए राही से जानते हैं। राही, पहले जानना चाहेंगे, देखिए पिछले 2 सालों से स्कूल बंद थे, तब इस पूरे मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब जब स्कूल खुले हैं, बच्चे वापस से स्कूल की तरफ रुख करने लगे हैं, तो उस बीच ये विवाद फिर पनप गया है। तो कितनी जल्दी इस विवाद को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का स्कूल ना पहुंचना एक बहुत बड़ी दिक्कत है और अभिभावकों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए पल्लवी जी, बिल्कुल अगर हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि आज यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के त्रिकोलबल पट्टन इलाके में प्राइमरी स्कूल, जो वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे अचानक हमें इत्तला मिली तो हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा वहाँ पे बच्चे सड़क पे थे और सड़क पे एहतजाज कर रहे थे कि हमारा स्कूल खोल दो। जो ही हमने वहाँ पे टीचर्स जो वहाँ पे उसातिज़ा हजरात है उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमारा रास्ता जो वहाँ पे लैंड ओनर है उसने बंद किया है, इसीलिए बच्चों को कहा गया है कि आप वापस निकलो। और हाल आप देख रहे हो, खाली कल रीओपनिंग होगी यहाँ पे स्कूलों की, यानी कि हम दूसरे दिन की ही बात करेंगे। अगर 2.5 साल यहाँ पे स्कूल बंद पड़े थे, एजुकेशन महकमा सारा ठप था, कोविड की हालात की वजह से बंद था, तो 2.5 सालों में अभी तक यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उस लैंड ओनर से ये मामला क्लियर नहीं किया है, जबकि आज दूसरे दिन ही यहाँ पे बच्चों को स्कूल से निकाला गया और वहां पे ताला लगा दिया स्कूल पे। उसके साथ साथ जो ही यहाँ पे कंसर्न जो तहसीलदार पट्टन है वो भी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने अब लैंड ओनर को समझा दिया कि हम यहाँ पे मसला हल करेंगे। मगर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे दूसरे दिन ही बच्चों को स्कूल से वापस आना पड़ा। और खास तौर पे यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर महकमा एजुकेशन ने ये बिल्डिंग वहां पे बना ली है और इस पे कॉस्ट यहाँ पे लाखों में बताया जाता है, क्या महकमा ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि इसका रास्ता हम कहां से लेंगे? अगर रास्ता लेना था तो लैंड ओनर से उस टाइम ही बात करनी थी कि रास्ता हमारा कहां से है। इस वक्त की जब बात करेंगे तो लैंड ओनर यहां से कह रहा है कि मुझे मुआवजा दे दो फिर मैं यहाँ पे रास्ता छोड़ूंगा। और अगर ये मामला था, ये 2.5 साल में यहाँ पे क्लियर करना था, 2.5 साल में स्कूल बंद पड़े थे, मगर अब ये उस टाइम इस टाइम मामला सामने आएगा जब आज ये नन्हे मन्हे फूल स्कूल जाने लगे थे तो उनको वहां से स्कूल से बाहर कर दिया और ये फिर रास्ते पे आ गए, रास्ते पे इन्होंने एहतजाज कर लिया। अगर तहसीलदार पट्टन वहां पे पूछे, उन्होंने यकीन दहानी दी, मगर महकमा एजुकेशन को चाहिए कि वो जमीनी सतह पे वहां पे पहुंचे और देखे कि अगर वहां पे लाखों रुपए की मालियत से बिल्डिंग बनी है, वहां पे बच्चे आ रहे हैं। और अगर हम दूसरे स्कूलों की यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे सरकारी स्कूल और है, वहां पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है मगर वहां पे बच्चे नहीं है। मगर इस सरकारी स्कूल में बच्चे हैं मगर इनको अब रास्ता बिल्डिंग में जाने के लिए नहीं है और इनको आज वहां से वापस लौटना पड़ा। बिल्कुल राही, एक सवाल यहाँ पर यह जानना चाहूंगी कि जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था उस समय जब पूरे का पूरा मैप तैयार किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, क्या उसको तब ये ध्यान में नहीं रखा गया था कि जो रास्ता है वो कहां से निकाला जाएगा? क्योंकि अगर एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाती है तो बच्चे वहां पर आएंगे और उसके लिए एक रास्ते की जरूरत है, तो क्या उस समय इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया था और अभी तक इसको लेकर कोई भी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है? जी पल्लवी, यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि जब ये महकमा ने वहां पे बिल्डिंग तामीर की है, इस पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, उस टाइम महकमा ने इस जो लैंड ओनर है उससे ये मामला क्लियर क्यों नहीं कर दिया? और अब यहाँ पे आज बात पहुंची जब 2.5 साल के बाद ये बच्चे स्कूल जाने लगे। और खासतौर पे जब मैंने ये सवाल यहाँ पे कंसर्न तहसीलदार से किया, क्यों मैंने उनको कहा कि रेवेन्यू मामला आपका है, क्या आपकी नोटिस में आज तक महकमा एजुकेशन ने ये मामला कभी लाया है कि हमें वहां पे ये मामला है? तो तहसीलदार का साफ इनकार था। वो कह रहे थे कि मैंने आज मीडिया के माध्यम से ये मसला सुना। आप यहाँ पे लापरवाही एजुकेशन डिपार्टमेंट की देखिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राही निसार और पटन से यहाँ जुड़े थे। चलिए अब सांबा की तरफ चलते हैं और सांबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। रूटीन सर्च ऑपरेशन जो है वो आईबी में चलाया जा रहा है। आईबी के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जिस बीच आपको बताएं कि सांबा जिले में आईबी पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और रूटीन सर्च ऑपरेशन में आईबी का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। जिस बीच सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस का साझा अभियान चलाया जा रहा है और पाकिस्तान की हर हरकत पर जो नजर है वो रखी जा रही है। और आप देख सकते हैं ये रूटीन सर्च ऑपरेशन है जो कि आईबी से सटे जितने भी इलाके हैं वहां चलाया जाता है और संयुक्त अभियान है जिसमें कि पुलिस के साथ साथ सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ सब संयुक्त अभियान के साथ जो है ये पूरे आईबी के सटे इलाके जितने भी हैं वहां पर ऑपरेशन चलाया जाता है। अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है निकलकर वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए ऋषि हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये
डॉटी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। तो अगर हम इस सुरक्षा के हवाले से भी बात करते हैं, तो ये जो एक कदम उठाया गया है, ये कितना ज्यादा जरूरी था? देखिए, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें कि लगातार वक्तों पर आपने देखा कि पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि भारत के माहौल को खराब किया जाए, यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। और खासतौर पर आपने पहले भी कई बार देखा होगा, और इस साल की शुरुआत में भी आपने देखा कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप पाकिस्तान द्वारा भारत में पहुंचाई गई है और खेप भी पहुंचाई गई है, जिसके चलते ये रूटीन आज एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन था, जिसमें आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की टीमें मौजूद थी और पूरा इलाका खंगाला गया है, सैनिटाइज किया गया है पूरा इलाका, सांबा सेक्टर का जितना भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। और उसी के साथ साथ लोगों को भी सहयोग करने के साथ साथ ये बातें उनके साथ शेयर की गई है कि अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध मूवमेंट कोई आपको दिखती है, तो आप लोग फौरन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ संपर्क करें। इसके चलते इसीलिए ये सारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरा इलाका सैनिटाइज किया गया है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु या कुछ इस तरह से कोई ऐसी चीज तो नहीं गिरी जो पाकिस्तान हमेशा एक प्रयास करता है कि भारत में भेजी जाए। और उसी को लेकर ये पूरी एक्सरसाइज जो वो की गई, और हमने हायर अथॉरिटी से भी बात की मौके पर जाकर कि क्या कुछ इसमें और चीजें जो वो आपने वॉच आउट की है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेन हमारा फोकस यही है कि पाकिस्तान काउंटर पार्ट के ऊपर नजर रखी जाए और ये देखा जाए कि कहीं कोई वो इस तरह की इलीगल या फिर ये सारी जो गतिविधियां जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की जाती है, ये उसको लेकर जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक तो संदेश दिया गया कि पूरी नजर आप जो वो काउंटर पार्ट के ऊपर रखें। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस फिराक में ये रहता है कि लगातार जो घुसपैठ है वो यहाँ से करवाई जाए, और यहाँ से घुसपैठ करवाकर जो आतंकी है वो कश्मीर घाटी को जाते हैं, तमाम जम्मू में यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। उसी को लेकर ये पूरा जो प्रयास है ये सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। और साफ तौर पर यहाँ से इस चीज को देखकर ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से अलर्ट है, और अब इस तरह की कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो उसको किस तरह से संभालना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किस तरह से देना है, उसी को लेकर तमाम एक्सरसाइज जो आज की गई है। यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी गई है पूरे इलाकों पर। ये एक बड़ा अभियान है और यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये भी लगातार जारी रहेंगे और पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से पैनी नजर जो वो रखी जा रही है। तमाम जो गतिविधियां उस पार हो रही है, और यहाँ पर अगर कोई आतंकी गतिविधि यहाँ पर होती है, कोई घुसपैठ के प्रयास होते हैं या टनल का कोई ऐसा डिटेक्शन होता है, तो ये सारी चीजें जो वो ध्यान में रखी जाएंगी, जिसको लेकर ये पूरा जो प्रयास है ये सुरक्षा बलों द्वारा किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं पर हमने देखा कि सांबा में जो संयुक्त अभियान है वो चलाया जा रहा है, पुलिस, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ द्वारा ये जो संयुक्त सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। तो चलिए, अभी तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।